गणतंत्र पर्व के ऊपर आज राजभवन के महर्षि दयानंद सरस्वती सभा भवन में आप सबके आगमन पर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और इस पर्व की आप सबको बधाई भी देता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित गुजरात प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आदरणीय श्रीमती एवं श्री सुभाष सोनी जी, मुख्य सूचना आयुक्त गुजरात, आदरणीय श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, उद्योग सहकारिता एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री, आदरणीय श्रीमती मीराबेन पटेल जी, महापौर गांधीनगर, आदरणीय श्रीमती शिल्पाबेन पटेल जी, अध्यक्षा गांधीनगर जिला पंचायत, आदरणीय श्री जयंती भाई पटेल जी, विधायक मानसा, आदरणीय श्री भूपेंद्र चुड़ासमा जी, पूर्व मंत्री गुजरात, आदरणीय श्रीमती प्रियंका बेन पटेल जी, अध्यक्षा मानसा तालुका पंचायत, आदरणीय श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष गुजरात विधानसभा, आदरणीय श्री राजकुमार जी, मुख्य सचिव गुजरात, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिम वायु कमान भारतीय वायुसेना, आदरणीय श्री एयर मार्शल मनीष खन्ना जी, भारतीय वायुसेना, माननीय श्री मेजर जनरल गौरव बग्गा जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग भारतीय सेना, महानिरीक्षक श्री टेकुर शशि कुमार जी, तट रक्षक कमांडर, आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह जी, सतर्कता आयुक्त गुजरात, माननीय श्री हसमुख पटेल जी, अध्यक्ष गुजरात लोक सेवा आयोग, माननीय डॉक्टर मुरली कृष्णा जी, राज्य चुनाव आयुक्त, माननीय श्रीमती श्री पंकज जोशी जी, अपर मुख्य सचिव, आदरणीय श्रीमती सुनैना तोमर जी, अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री कमल दयानी जी, अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री मनोज कुमार दास जी, अपर मुख्य सचिव, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर जयंती रवि जी, अपर मुख्य सचिव, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर अंजू शर्मा जी, अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री एस.जे. हैदर जी, अपर मुख्य सचिव, आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव, आदरणीय श्री विकास सहाय जी, पुलिस महानिदेशक गुजरात, आदरणीय श्रीमती एवं श्री डॉक्टर ए.पी. सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आदरणीय श्रीमती एवं श्री डॉक्टर जयपाल सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सभी महानुभाव, श्रमजीवियों, सफाई कर्मियों, सैनिकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, प्राकृतिक कृषि से जुड़े हुए सभी किसान बंधु, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि, अग्रणी नागरिकों, मेहमानों, देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता कि आज के इस एट होम में बहुत सम्मान भाव रखते हुए राष्ट्र के उन वीर शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सब आदरणीय बहुत बड़ी संख्या में पधारे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत। आप सब जानते हैं कि आज पूरे भारत में जितने भी राजभवन हैं उन सभी में एट होम का आयोजन चल रहा है, लेकिन आप सबके सहयोग से गुजरात का एट होम सबसे अलग है।
इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके बहुत सहयोग करते हैं। इसके लिए हृदय से आपके प्रति श्रद्धा भाव पैदा होता है। आपने देखा भी देशभक्ति के गीतों से सब आनंदित होंगे और होना भी चाहिए। आज मैं और आप जिस अवस्था में, वो उन्हीं क्रांतिकारी वीरों का जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, उन सबको पता था कि जो रास्ता हमने चुना है उसका परिणाम केवल यातना, उसका परिणाम फांसी, उसका परिणाम मौत है। लेकिन उस समय सामाजिक व्यवस्थाओं से भी लड़ते हुए उन लोगों ने मेरे और आपके भविष्य के लिए, इस राष्ट्र की गरिमा, गौरव और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के रास्ते को चुना। मेरे और आपका ये तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि आज इन स्वतंत्रता पर्व पर और गणतंत्र पर्व पर उनको हम स्मरण करें, उनकी स्मृति को प्रणाम करें और उनसे हम प्रेरणा लें कि जिस लक्ष्यों को लेकर इस देश को उन्होंने आजाद करा, क्या हम उस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? आज मेरे और आपके लिए ये चिंतन का दिन, मनन का दिन, जिस देश का हम अन्न खाते हैं, जिस देश की हम हवा लेते हैं, जिस देश का हम जल पीते हैं, उसके प्रति मेरा आपका कर्तव्य सही दिशा में जा रहा है या नहीं, ये आप चिंतन करने लगे। भाइयों बहनों, यदि हम भारत के अतीत को पढ़ते हैं तो हम ऋषि मुनियों की संतान, वैदिक परंपराओं के लोग हैं। यह देश विश्व कल्याण के भाव से आगे बढ़ा। ये श्लोक जो बार बार आपके कानों में पड़ता है, अयम निग्रह परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसु दैव प्रभु। केवल ये गाया नहीं है, इस देश के लोगों ने जीवन में अपनाया। यहाँ के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि हमने कभी केवल अपने लिए जीना नहीं सीखा, हम केवल अपने ही लिए नहीं सोचते, हमने सदैव विश्व कल्याण का भाव लिया। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का लाभ अलापा ही नहीं, लोगों के जीवन में सुख भोगने का निरंतर प्रयत्न आदि काल से चलता है। भारत के लोगों कभी दुनिया के किसी भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी अपने सैनिक आक्रांता बनाकर दुनिया में नहीं भेजे। हाँ, हमने भेजे, कौन भेजे? अपने देश के साधु भेजे, संत भेजे, सन्यासी भेजे। वो इसलिए नहीं भूखंड पर कब्जा करेंगे, वो इसलिए भेजे कि हम अपने विचारों से, हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों से, हम अपनी जीवन शैली से लोगों के दिल जीतेंगे, लोगों की आत्मा जीतेंगे। और ऐसे उदाहरण देश में अनेक। भाइयों बहनों, ईसा की 600 शताब्दी पूर्व अपने देश में चीन का एक यात्री आया था जिसका नाम था वेनसांग। आप उनके जीवन के संस्मरण पढ़ें। वो लिखता है कि जब मैं भारत में आया, 12 साल उन्होंने भारत का भ्रमण किया, 12 वर्ष। तो उस संस्मरणों में बहुत कुछ लिखता है कि यहाँ की शस्य श्यामला धरती, खेतों से सोना उड़ता है, अन्न पैदा करने वाली, यह चौड़े चौड़े राजमार्ग। वो लिखता है कि घर से चलता हुआ कोई यात्री पाके बांध करके नहीं चलता, अभी तो
राजमार्गों पर फलदार इतने वृक्ष इस देश में हैं कि यात्री चलता भी जाता, फल भी खाता जाता। वो कहता यहाँ के लोग इतने सात्विक और इतने बलवान, 6-6 फीट के जवान मैंने इस देश में इससे कम नहीं दिखाई दी। यहाँ की बालाएं सोने, चांदी, हीरे, ज्वारात से लदी हुई अकेली जंगलों को फांदती जा रही है, कोई कुदृष्टि से देखने वाला नहीं। यहाँ मैंने कहीं कोई मदिरा की दुकान नहीं देखी। इतना सात्विक जीवन से लोग जीते। जब उसने भारत की गरिमा, गौरव और यहाँ के संस्कृति को अंदर अनुभव किया तो उसने विचार किया कि काश मेरा देश, चीन के नौजवान भी ऐसे हो जैसे भारत में। तो उसने संकल्प लिया कि मैं यहाँ के बहुमूल्य ग्रंथों को इकट्ठा करता हूँ। तो उसने यहाँ के जो बहुत मूल्यवान ग्रंथ, पैसे से नहीं, जिनमें जीवन जीने के बहुत बड़े नुस्खे थे, ऐसे अलग अलग लेखकों के ग्रंथ इकट्ठे किए। और जब 12 वर्ष उसका काल पूरा हो गया तो वापस अपने देश में अब वो जाना चाहते हैं। उस समय भारत में राजा हर्षवर्धन राज्य करते, उन्हीं की व्यवस्था में उन्होंने यहाँ यात्रा की। तो अंत में उन्होंने राजा हर्षवर्धन का धन्यवाद करते हुए कहा, राजन अब मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ के कुछ ग्रंथों को इकट्ठा किया, मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कृपया इनकी पैकिंग करवा। राजा हर्षवर्धन ने बहुत अच्छे ढंग से उनकी पैकिंग की और अपने राज्य की ओर से जो भेंट देना था वो दिया। और बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्ग से समुद्री जहाज में बैठा कर इंसान को आदर सहित विदा किया। कहते समुद्री जहाज चल पड़ा। चलते चलते जब समुद्र के बीच में पहुंचा तो एकदम समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान आया तो जहाज के कप्तान ने यात्रियों को संदेश दिया कि जिनके पास में जरूर से ज्यादा वजन है वो उसे समुद्र में फेंक दो ताकि यात्रियों की जान को बचाया जा सके। अब वे इंसान के पास सैकड़ों उसके मणों का वजन था। वे इंसान ने विचार किया, जान बची सो लाखों का, ये पुस्तकें तो फिर भी आ जाएंगे, जीवन कहां से आएगा। यह सोच करके वे इंसान उन पुस्तकों को उठाकर समुद्र के हवाले करना चाहता था। इस दृश्य को पास में बैठे इस देश के 2 संत देख रहे थे। एक का नाम त्यागराज था, दूसरे का नाम ज्ञानगुप्त था। जब वे सामने पुस्तकों को उठाना चाहा, भारत के एक संत ने वे शाम का राइट हैंड पकड़ लिया और एक ने लेफ्ट हैंड पकड़ लिया और दोनों संतों ने कहा, वे इंसान, तुम अपने वतन से सैकड़ों मील दूर 12 वर्ष तक भारत में रहे और तुमने यहाँ के बहुमूल्य ग्रंथों को इसलिए इकट्ठा किया है कि ये तुम्हारे देश के युवाओं के जीवन के परिवर्तन का कारण बने। बेहतर होगा इन पुस्तकों को समुद्र के हवाले करके जहाज के बोझ को हल्का किया जाए। हम बूढ़े हो चुके, इन जीवनों की दुनिया को कोई आवश्यकता नहीं। हम स्वयं समुद्र के लहरों में अपने को विलीन कर देंगे, लेकिन हम नहीं तुम्हें पुस्तकों को समुद्र में फेंकने देंगे। जब ये बात संतों ने कही, वे इंसान दांतों तले उंगली दबा करके भारत भूमि को नमन करता कि भारत भूमि को कितनी मां, तूने ऐसे नररत्नों को पैदा किया जो औरों की भलाई की, अपने देश की, दूसरे देश की युवा पीढ़ी की भलाई की, मानवता की भलाई की, अपने जीवनों को साक्षात कुर्बान करने के
मातृभूमि में तुम्हें नमन करता हूं और 12 वर्ष की मेरी यात्रा ने आज मुझे वो शिक्षा दे दी कि भारत इतना महान क्यों है, इसकी संस्कृति की महान है, इसके लोग इतने महान हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं और आप उस देश के लोग बहुत बड़ा कालखंड आया जिसमें हम अपनी गरिमा गौरव को भूल गए, हमारे को इतिहास गलत पड़ा है, हमें बहुत क्षुद्र और कमजोर दिखाया गया, लेकिन ऐसे हम नहीं। भारत विश्व गुरु था, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, सभी तरह की साइंस टेक्नोलॉजी तत्काल की जिसको सीखने आते हैं, और इसका प्रबल प्रमाण अनोखे ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर कहा था, एक देश प्रसुप्रस्य सदा साधक जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वम, कि दुनिया के लोग इस देश का पहला राजा है, सारे दुनिया के वो लोग जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, चरित्र की भी और भौतिक शिक्षा, तो अपने अपने देश से बिस्तर बांधो और भारत की इस पवित्र धरा पे आओ। ये सिस्टम था, सारी दुनिया यहाँ पढ़ने के लिए आती थी। जिस तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला की बात हम करते हैं, वो तो बहुत बाद का काल है, उससे पहले तो बहुत बड़ा एक कालखंड था जिसने सारी दुनिया को शिक्षा जीवन का संदेश दिया। भारत का चक्रवर्ती राज्य था, विश्व में भारत के राजा का राज्य था, यहाँ वैदिक संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली बहुत चरम पर पहुंची हुई, लेकिन एक सिद्धांत है जीवन का, संसार को संसार क्यों कहते हैं? संस्कृत में आता है जगह संसरती संसार, जो गतिशील है, जो चलायमान है, जो परिवर्तनशील है, उसका नाम संसार होता है। गाड़ी कब चलती है? जो हिस्सा पहिए का ऊपर हो नीचे आए और नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाए तभी चलती है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहे और नीचे वाला नीचे खड़ा है तो गाड़ी खड़ी रहे। हम सब जितने बैठे हैं मेरे से, हम घर से कैसे आए? एक पैर से धरती को पकड़ा, दूसरे पैर से धरती को छोड़ा। यदि दोनों पैरों ने धरती को पकड़ लिया तो जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े रह जाएंगे। संसार चलायमान, ये नियम है, इसमें उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, उत्थान आएगा, पतन आएगा, दिन आएगी, रात आएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, ये बंधी व्यवस्था है। भारत का वो काल जब सोने की चिड़िया, भारत का वो काल जब हम विश्व के गुरु थे, वो लंबा काल चला, लेकिन जब लंबा काल किसी का चलता है तो हमारे लोग में भी कहते हैं पहली पीढ़ी कमाती है, दूसरी उसको थोड़ा सा बिगाती है और तीसरी मजे लेती। होता है नहीं? ऐसा ही होता, वही हमारे साथ होता। इतना धन धान्य था, इतना वैभव था, इतने वीर लोग थे, लेकिन इन भौतिक जब ये सुख आते हैं तो बीमारियां भी साथ लेकर हो चलते हैं। धन आता है तो इसके साथ बहुत कुरीतियां, दोष भी साथ आते हैं, विरले होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला अपने संस्कार के द्वारा कर पाते हैं। तो वो संस्कार वीर महाभारत का काल है। महर्षि दयानंद सरस्वती जिस हाल में आ बैठे वो इसी गुजरात की धरती में पैदा हुए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि भारत के लोगों में वो नैतिकता का पकड़ का भाव महाभारत से 1000 साल पहले प्रारंभ हो गया। वो नैतिकता जो वैदिक ऋषियों की, वो परंपराएं जो उन लोगों ने छोड़ी थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। और इस काल को देखते हैं, एक रामायण काल है जब भाई भाई की लड़ाई होती है, किस बात के लिए? भरत कहता राज में नहीं,
वैदिक काल, और यही काल चलते महाभारत काल आता है। उसमें भाई भाई आपस में धरती की लड़ाई लड़ते हैं, और कितनी लड़ते हैं। योगेश्वर कृष्ण कौरव पक्ष में जाते हैं, चाहते युद्ध ना हो, और प्रस्ताव रखते हैं कौरवों के सामने, इंद्रप्रस्थम ब्रह्मप्रस्थम जयंतम वारणवतम प्रयच्छ चतुर्ग्रामम कश्चित् देवतम चतुर्थम। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि भारत की आने वाली पीढ़ियों का विनाश, भारत की गौरव गरिमा समाप्त, भारत का वैभव समाप्त हो। भाइयों की लड़ाई कभी अच्छी नहीं होती। मैं तुमसे राज मांगने नहीं आया। पांडव 5 गांव दे दो और बाकी इस धरती पर तुम राज करो। दुर्योधन की बुद्धि खराब हुई और क्या कहा, सुच्यग्रम नहीं दास्यामि बिना युद्धेन की। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के अग्रभाग के समान भी धरती नहीं दूंगा। ये था परिणाम युद्ध होने का। यह है विचारों की कमजोरी, यह है पतन का मार्ग, यह है लालच। यहाँ से इस भारत के दुर्दिन शुरू हुए थे, जिसका मूल कारण दुर्योधन था। आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ, यदि भारत में एक कहावत है, चोर चोरी करने चलेगा तो किसी बड़े घर में घुसेगा, झोपड़ी में तो घुस जाएगा। झोपड़ी में रात काली क्यों करेगा? जहाँ कुछ मिलने की संभावना है, कौन जाएगा? सारी दुनिया की आक्रांता, कहीं नहीं कहीं देश की चढ़ाई की। यहाँ कुछ था तभी तो आए थे। यहाँ बहुत वैभव था, सोने की चिड़िया देश कहलाता। आपस की फूटने, मत मतांतरों के भेदने, जात पात के जहरने, हम सबको कमजोर बना दिया। इसी का परिणाम था कि बहुत बड़ा साम्राज्य भी समाप्त हो गया, और धीरे धीरे हम हजारों साल की लंबी गुलामी के ग्रस्त हो गए। लेकिन वो गुलामी की जंजीरें 1947 में, 1857 की क्रांति से शुरू, 1947 तक 1-2 लाखों नौजवानों ने बलिदान दिया। बहुत बड़े संघर्ष के बाद बहुत काल लगा उसके लिए। आज हम ऐसे शहीदों को नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम अपने देश की आजादी के गणतंत्र का 76वां पर्व मनाते हैं। ये उनको नमन। ऐसे क्रांति वीरों जिनके नाम आपने अभी संगीत के माध्यम से सुने, उन सबको प्रणाम। आज हम आजाद 76 वर्ष से हमारा संविधान है। आज हम एक गणतंत्र और लोकतंत्र में, ऐसा देश दुनिया में कोई नहीं है जो इतना बड़ा लोकतंत्र, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव में 99 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मतदान देकर के एक इतिहास रचा। विदेशों के कितने दुनिया के लोग यहाँ के चुनाव को देख के आए, यहाँ की व्यवस्था को देख के आए। बाहर के लोग जो आज बहुत प्रगतिशील मानते हैं, चुनाव हो जाते हैं, परिणाम महीनों चलते हैं। भारत का लोकतंत्र जो सवेरे घोषणा शुरू होती, शाम तक परिणाम हो जाते हैं। आज हम इस मजबूती से लोकतंत्र को लिए खड़े। सौभाग्य से आज देश अमृत काल में प्रवेश कर गया है। आने वाला समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आने वाली पीढ़ियों के, हमारी संततियों के, इस गौरव की गरिमा के लिए 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम
कहीं औद्योगिक क्रांति। आज हमारा किसान प्राकृतिक खेती जो जीवन की आवश्यकता बन गई, जो पर्यावरण को भी बचाती है, धरती माँ को भी बचाती है, जल को भी बचाती है, गौ माता को भी बचाती है, लोगों के स्वास्थ्य को भी बचाती है, किसान की समृद्धि का रास्ता दिखाती है, भारत के धन को बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में ये इतना बढ़िया कार्य प्रदेश ने चालू किया कि इसका लाभ आज हम अनुभव नहीं करते। ये सही समय है, अब नहीं सुन ले तो हम बहुत देर हो गए। आप दुर्भाग्य 5-5, 6-6 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे। अभी सूरत में 8 साल की बच्ची का हार्ट अटैक, आपने अहमदाबाद में 10 साल की, 20-20 साल के बच्चे, पूरे देश में ये यूं ही नाम की चीज नहीं। आज अस्पताल भरे पड़े, डॉक्टर भी बढ़ रहे, अस्पताल भी बढ़ रहे, मरीजों से ज्यादा बढ़ रहे, क्योंकि आज मिनरल जो खा रहे, साग में, भाजी में, तल में, सब्जी में, दूध में, सब में स्लो पॉइजन, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतनी भारी मात्रा में पड़ रहा कि आज हमारे अनाज को कोई विदेशी देते नहीं, यूरोप के देश स्वीकार नहीं करते, हम नहीं लेंगे, इसमें इतना पेस्टिसाइड, तो ये सब घूम फिर करके हम खा रहे हैं। इससे बचने का जबरदस्त अभियान गुजरात सरकार ने चला और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 25 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन घोषित कर दिया। अब ये पूरे देश में अभियान चलने वाला। आप सब जितने आदमी उनसे मैं निवेदन करूंगा, अपने अपने घरों में आप जो आहार लेते हैं, अपने बालकों को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप प्राकृतिक आहार को ही चुने। आज जब खेत आए उन्होंने अभियान चला दिया, आपको शुद्ध आहार मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा और उससे आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य बचेगा। इस तरफ हमें कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। प्रदेश जिस विकास की ओर बढ़ रहा है, देश जिस विकास की ओर बढ़ रहा है, इस विकास में हम अपना अपना पूरा योगदान करेंगे तो इससे बड़ी देश सेवा कोई नहीं। और प्रत्येक नागरिक, किसान खेती में मेहनत करे, कर्मचारी अपने काम में मेहनत करे, सैनिक अपनी सीमा पर देश की रक्षा में जुटे हुए, आंतरिक व्यवस्थाएं हमारे आज सैनिक बल कर रहे हैं, तो जो जहां भी है, साइंटिस्ट अपनी दिशा में, पढ़ाने वाले अपनी दिशा में, शासक लोग अपनी दिशा में, यदि हम पूर्ण उस भाव से, जैसे हम घर के अंदर आपस में टीम बनाकर अपने घर के कल्याण उत्थान का काम करते हैं, वैसे ही हम अच्छे समाज का निर्माण करें, देश का निर्माण करें, तो कितना बड़ी तेजी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज मैं इतने ही शब्दों के साथ आप आए, बहुत जिम्मेदार लोग हैं और बहुत राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। आपका आना और आपका मार्गदर्शन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। महाजनों दीन गतस अपना, बड़े लोग जो रास्ता अपनाते, छोटे अपने आप उसके पीछे चलते हैं, एक नियम होता है। आओ मिलकर के हम एक समृद्ध राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, एक सांस्कृतिक राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, एक विरासतपूर्ण राष्ट्र को आगे लेकर के बढ़े, अपनी प्राचीन वैभववादी संस्कृति की पुनर्स्थापना करने के लिए कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्षेत्र में गणतंत्र पर्व पर पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद।